तुम मुझे भूल जाओ ये हो नहीं सकता और मैं तुम्हें भूल जाऊं, होना का नहीं। धड़कन पिक्चर याद आपको, लव ट्रायंगल वाली, बहुत उसमें डायलॉग चर्चित हुआ था। शिल्पा शेट्टी से सुनील शेट्टी ने डायलॉग कहा था, अभी भी एक तरफा आशिक जो है वो अक्सर अपनी प्रेमिका को चिपका देते हैं। लेकिन आज कुछ इसी तरह का डायलॉग जो है वो डोनाल्ड ट्रंप साहब के दिमाग में भी चल रहा है। एक तरफा आशिक की तरह वो इंडिया को मिस कर रहे हैं, या यूं कहें कि भारत की चीन और रूस से नजदीकियां जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। खैर, आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा और आज की कचहरी खास है क्योंकि आज की कचहरी में डोनाल्ड ट्रंप की मोहब्बत के बारे में आपको बताएंगे। वो मोहब्बत जो बगावत में तब्दील हुई और अब जिसे धीरे धीरे वो मिस कर रहे हैं, उनकी मनोदशा के बारे में समझाएंगे। वो कहते हैं कि भारत, चीन और रूस को नई दोस्ती मुबारक। मानो जैसे वो गाना था कि मुझे छोड़कर जो तुम जाओगे बड़ा पछताओगे। लेकिन वो कह रहे हैं कि चीन से सावधान रहना। ट्रंप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, आज इस कचहरी में समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा आज आपको शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन की उस 20 सेकंड की बातचीत का हिस्सा भी सुनवाएंगे जिसमें ये दोनों जो हैं ये 150 साल जीने की प्लानिंग कर रहे हैं। क्या वाकई में इंसान जो है वो 150 साल जी सकता है? और क्या रशिया और चाइना के जो प्रमुख हैं वो इसे संभव कर सकते हैं? वेल, देखने वाली बात होगी, लेकिन खबर जो है वो बड़ी दिलचस्प है। इसके अलावा कचहरी में आपको मेरठ भी ले जाएंगे जहां डीएम और एसपी खेतों में ड्रोन टीम को तैनात कर चुके हैं। सवाल है कि ऐसा क्या हो गया, इस नए खतरे पर कचहरी लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले देश और दुनिया की 10 बड़ी खबरें फास्ट ट्रैक कचहरी में जो आज दिन भर हुआ है। भारत में टेस्ला कार की पहली डिलीवरी मुंबई में परिवहन मंत्री प्रताप सरनाइक को चाबी सौंपी गई। शोरूम लॉन्च के दौरान बुक करवाई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में तकनीकी उद्योग से जुड़े कारोबारियों के लिए डिनर रखा। नडेला, पिचाई, जकरबर्ग शामिल। मस्क को नहीं दिया न्योता। बिहार में कल होगी इंडिया गठबंधन की बैठक। सीट बंटवारे को लेकर होगी चर्चा। अगले हफ्ते सीट शेयरिंग फॉर्मूले का ऐलान संभव। अयोध्या पहुंचे भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे। रामलला के दर्शन किए। करीब 2 घंटे राम जन्मभूमि परिसर में बिताए। दिल्ली में उफान पर यमुना अभी भी खतरे के निशान के पार। मथुरा से आगरा तक पहुंचा सैलाब। यमुना किनारे बसे इलाकों में अलर्ट। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी, उनके पति राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ी। मुंबई पुलिस ने दोनों खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया। 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कार्रवाई। स्पाई कैमरे से लड़कियों के अश्लील वीडियो बनाने पर आरोपी पायलट गिरफ्तार। उसके मोबाइल से 74 लड़कियों के वीडियो मिले, लेकिन कहीं अपलोड नहीं किए थे। शिमला के रामपुर ज्यूरी NH5 पर भयानक लैंडस्लाइड। पहाड़ों से गिरे बड़े बड़े बोल्डर। आवाजाही पूरी तरह ठप। झांसी में पिटबुल ने एक महिला पर हमला किया। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। स्थानीय लोगों ने कार्रवाई की मांग की। ग्वालियर में चोरों ने शराब की दुकान को निशाना बनाया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। पुलिस जांच में जुटी। दिल तोड़कर हंसती हो मेरा, वफाए मेरी याद करोगे। सुना है आपने? अच्छा चलिए दूसरा वाला तो सुना होगा। तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह पहली गाड़ी से घर को लौट जाओगे। देखिए भाई साहब, जब कोई इंसान मोहब्बत में अकेला हो जाता है तो वह अक्सर अजीबो गरीब तरह की बकलोली करने लगता है। अकेले होने का मतलब, अगर किसी रिलेशनशिप का स्टेटस है कमिटेड से सिंगल हो जाना, तो वो दुनिया को अपना दुश्मन समझ लेता है। वो ये समझता है कि अब दुनिया में उसका कोई नहीं बचा। सारी दुनिया जो है उसकी लुट गई, वो बर्बाद हो गया। और यही हाल जो है ये डोनाल्ड ट्रंप का भी है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी इसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं। लेकिन यहां डोनाल्ड ट्रंप की कहानी उनकी जिंदगी की नहीं है। उनकी जिंदगी बढ़िया चल रही है। पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में मामला गड़बड़ाया है। 3 देशों के बीच डगमगाती, हिचकोले खाती अमेरिकी विदेश नीति है। पहले ट्रंप के कारोबार के नाम पर भारत पर डोरे डाले। भारत ने कहा कि भाई साहब आप दोस्त हैं, अच्छी बात है, लेकिन हम हितों से समझौता नहीं करेंगे। तो उन्होंने टैरिफ लगा दिया। फिर रूस को लेकर तेल के नाम पर धमकी दी। इंडिया को डेड इकोनॉमी बताया। 50% टैरिफ मारा। और अब जब भारत, चीन और रूस एक साथ दिखे तो डोनाल्ड ट्रंप का ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक हो गया, दिल टूट गया। वो बार बार कह रहे हैं कि मुझे छोड़कर जो तुम गए हो बड़ा पछताओगे। क्या हो गया ये, क्या से क्या हो गए? देखिए सारे गाने जितने सैड वाले हैं वो आप बैकग्राउंड में अपने दिमाग में सोच सकते हैं। लेकिन यही कहानी, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा बिहेव कर रहे हैं जैसे मानो विदेश नीति जो उनकी है वो रसातल पर आ गई है। लेकिन बात इससे आगे बढ़ गई क्योंकि ट्रंप ने अब नोबल छोड़कर अंकल सैम की लाइन पकड़ ली।
यानी अमेरिका जिस चीज से माहिर है उसे एक बार फिर हवा देने लगी। जो संकेत सामने आ रहे हैं उससे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर एक नए युद्ध की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि अपने रक्षा मंत्रालय का नाम बदल दिया है। हम तो ये कहेंगे कि ट्रंप दिल जले आशिक की तरह बर्ताव करना छोड़िए, सेहत जो है वो दुरुस्त कीजिए, या अंग्रेजी में जो कहते हैं गेट वेल सून मामू। क्या डोनाल्ड ट्रंप महायुद्ध की तैयारी कर रहे हैं? क्या ट्रंप ने अब भारत को अपना दुश्मन मान लिया है? क्या अमेरिका ने अब वॉर वाला मंत्रालय बनाया है? ट्रंप के नए ऐलान से दुनिया में हड़कंप है। आगे कुछ भी कहें, इससे पहले इन दो तस्वीरों को एक बार फिर देख लीजिए। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप हैं, जिन्होंने पिछले महीने पुतिन को रोकने के लिए यूक्रेन संग सीजफायर के लिए मीटिंग की, पुतिन को बुलाया, नए रिश्तों की शुरुआत की, लेकिन बात नहीं बनी, जंग अभी जारी है। दूसरी तरफ एससीओ समिट में मोदी, जिनपिंग और पुतिन मिले, नए रिश्तों की नींव तैयार हुई। बस यहीं से ट्रंप को दर्द होने लगा। शायद ये दर्द इतना असहनीय हो गया कि अब ट्रंप ने पोस्ट कर इसका इजहार किया। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा, ऐसा लग रहा है कि हमने भारत और रूस को सबसे खतरनाक चीन के हाथों खो दिया है। उनका भविष्य लंबा और समृद्ध हो। हालांकि इस पोस्ट पर विदेश मंत्रालय ने कमेंट करने से इनकार कर दिया, लेकिन इतना जरूर कहा कि चीन के साथ रिश्ते सही दिशा में हैं, जबकि अमेरिका के साथ व्यापारिक रिश्ते भी बने हुए हैं। भारत और चीन के रिश्तों में कई एक, अभी आपने देखा होगा, कई एक मुलाकातें हुई हैं, लीडर लेवल पे हुई है। तियानजिन में लीडर माननीय प्रधानमंत्री की मुलाकात वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई। मुलाकात के बाद हम लोगों ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया और काफी डिटेल्ड में प्रेस विज्ञप्ति, उसमें हर मुद्दों पर बात रखी गई है। और जैसा कि उस प्रेस विज्ञप्ति में आप देखेंगे कि हम लोगों ने इस बात का, दोनों नेताओं ने इस बात का स्वागत किया है कि एक इस रिश्ते में एक पॉजिटिव मोमेंटम और स्टडी प्रोग्रेस बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का ये पोस्ट ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच लगातार नजदीकियां बढ़ती दिख रही हैं। लेकिन ट्रंप के इरादे क्या हैं? इसे लेकर इस क्रोनोलॉजी को समझना जरूरी है। ट्रंप ने सबसे पहले भारत को डेड इकोनॉमी बताया, फिर भारत को रूस के तेल के नाम पर धमकाया। इसके बाद एससीओ में चीन, रूस और नॉर्थ कोरिया को अमेरिका का दुश्मन बताया। अब भारत और रूस को चीन के हाथों खो देने की बात करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अपने रक्षा मंत्रालय यानी पेंटागन का नाम बदलकर युद्ध विभाग कर देते हैं। अब सवाल है, ऐसा क्यों? आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह कदम उठाया, पेंटागन को डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बनाया? जब तक इन सवालों का तिलिस्म टूटता, एक और खबर फ्लोट होने लगी और ये खबर महायुद्ध का अलार्म बजाने लगी। रिपोर्ट्स हैं कि ट्रंप अपने सबसे खतरनाक रीपर ड्रोन को अब दूसरे देशों को बेचने की तैयारी में। इसके लिए वो तब के सोवियत संघ के साथ हुई 1987 की संधि को दरकिनार करने की तैयारी में। अगर संधि टूट गई तो फिर ट्रंप 100 MQ-9 रीपर ड्रोन्स को सऊदी अरब को बेच सकेंगे। इतना ही नहीं, ये ड्रोन्स यूएई और ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस तक भी जा सकेंगे। अगर ये हुआ तो ग्लोबल बैलेंस के लिए खतरा और बढ़ जाएगा। जाहिर है कि रूस, चीन और भारत जिस तरह से करीब आ रहे हैं, हो सकता है यह फैसला लेने के पीछे वजह भी यही तस्वीरें बनी। हालांकि 2 दिन में 2 बार पुतिन अमेरिका को कह चुके हैं कि वो भारत से न उलझे। भारत एक बढ़ती ताकत है, उसे धौंस दिखाना ठीक नहीं। और इससे पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग विक्ट्री डे वाले सेलिब्रेशन में ये कह चुके हैं कि अब पुराने दिन लद गए, ये पुराना चीन नहीं जो किसी से डर जाए। साफ है, इशारा ट्रंप की ओर। I wouldn't really speak about any domineering pose. It doesn't mean that this new multipolar world should have any hegemons, because no one is speaking about this. Not in BRICS, not in the SCO. Everyone has equal rights in this multipolar world. And from international law point of view, everyone must have equal rights, must be in the similar position. Yes, there are economic giants like India or China, and actually our country is among top 4 biggest economies if we speak about the purchasing power parity. These are the current realities. That's not something that
we would like to have. That's what international organizations calculate, but it doesn't mean that anyone should dominate over the politics or over global security. So we do not believe that there should be some domination. Everyone must be equal. देखिए, हम तो यही कहेंगे कि समय चूकने के बाद अब का पछताने। समय रहते इंसान को इंसानी कीमत करनी चाहिए और मुल्कों को मुल्कों की। अमेरिका शायद ये नहीं कर पाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप के बिहेवियर के बारे में अमेरिका के बाकी लीडर्स को नहीं मालूम। सब जानते थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो तुकमिजाज है। उनके लिए कारोबार पहले, धंधा उसके बाद बाकी सारा रिश्ता। और यही वजह है कि पाकिस्तान के साथ तेल का सौदा किया। भारत जैसे दोस्त को टैरिफ लगातार दूर करने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के पूर्व व्हाइट हाउस चीफ हो या फिर ट्रंप के पूर्व सलाहकार, सब बार बार यही कह रहे हैं कि मिस्टर ट्रंप, आपने भारत के साथ रिश्ते खराब कर लिए। अपने फैसलों की वजह से आपने भारत को दूर किया और इसका असर यह हुआ कि अमेरिका ने एशिया में एक शानदार कूटनीतिक पार्टनर खो दिया। हम तो यही कहेंगे कि ट्रंप अभी राष्ट्रपति हैं, दुनिया में ऐसा नहीं कि आगे भी राष्ट्रपति रहेंगे। बस 4 साल का कार्यकाल, उसके बाद थैंक यू सो मच, टाटा गुड बाय। लेकिन हां, यह जरूर है कि भारत और अमेरिका के रिश्तों को एक शख्स की नीति की वजह से निर्धारित नहीं किया सकता। डोनाल्ड ट्रंप ने खराब किया है, ठीक है, लेकिन राष्ट्राध्यक्ष बदलेंगे तो शायद रिश्ते बदल जाएं, क्योंकि राष्ट्राध्यक्ष बदलते हैं, राष्ट्र नहीं बदलते हैं। और यह समझने वाली बात है। इन देशों के लिए अलग अलग लीडर्स अपने लेवल पर सत्ता में बने रहने की कोशिश करते हैं। अब जिनपिंग और पुतिन को ले लीजिए। जिनपिंग और पुतिन इन दिनों 150 साल जीने के लिए अमरता की बातें कर रहे हैं। वैसे पौराणिक ग्रंथों में समुद्र मंथन की कथा हम सब ने सुनी, जिस प्रकार 14 प्रकार के रत्न उत्पन्न हुए थे और इन्हीं में एक अमृत मिला था, जिसे लेने के बाद देवता और दानवों में महासंग्राम चला था। और यही अमृत पीकर भगवान विष्णु ने देवताओं को अमर कर दिया था। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि आज की सदी में एक ऐसा ही अमृत लैब में तैयार हो रहा है जो अमर होने के तरीके ढूंढ रहा है। दुनिया के ताकतवर और समृद्ध देश इसकी खोज में लगे हैं और वो खुलकर अमृत को लेकर बात कर रहे हैं। इस बार बस फर्क ये है कि जो बातचीत है वो कैमरे में कैद हो गई। वैसे लंबी उम्र जीना तो सब चाहते हैं, आप भी चाहते होंगे, हम भी चाहते हैं, और अच्छी बात भी है। लेकिन आज की भागदौड़ वाली जिंदगी में उम्र को लेकर यह बहस छिड़ी हुई है। इंसान की लगातार कम होती उम्र के पीछे कई वजह बताई जाती है, लेकिन दुनिया में इन सब के बीच कुछ ऐसा भी चल रहा है जो शायद इस बहस को खत्म कर सकता है। और वजह है चीन में विक्ट्री डे परेड में शामिल होने से पहले शी जिनपिंग और पुतिन की बातचीत, जिसने अमृत के राज को अब दुनिया के सामने ला दिया। जिनपिंग और पुतिन की ख्वाहिश जो है वो दुनिया के सामने आई है और यह ख्वाहिश है 150 साल जीने की। सुना है आपने कभी? देखिए खबर मजेदार है। क्या आने वाले समय में 150 साल तक जी पाएगा इंसान? क्या चीन रूस की लैब में चल रही है अमृत की खोज? किस एक्सपेरिमेंट से 150 साल तक जीने की बात कर रहे हैं पुतिन जिनपिंग? कहते हैं ना, ख्वाहिशें ज्यादा दिनों तक दिल में नहीं रहती, और यही हुआ है कुछ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ। जो बात कल तक इन दोनों लीडर्स के दिल में थी, आखिरकार वो बात इनकी जुबान पर आ ही गई। मौका तो था चीन में विक्ट्री परेड का, जिसमें शामिल होने के लिए शी जिनपिंग, पुतिन और किम जोंग उन जा रहे थे। लेकिन चलते चलते इन नेताओं ने कुछ ऐसा बोल दिया जिसने पूरी दुनिया के कान खड़े कर दिए। लोग सोचने लगे कि क्या वाकई में ऐसा भी हो सकता है। अब इस स्क्रिप्ट का सारांश एक बार फिर सुन लीजिए। आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। पहले लोग शायद ही कभी 70 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन इन दिनों 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानव अंगों को लगातार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आप जितना ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे, उतने ज्यादा दिन युवा रहेंगे, यहाँ तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्यवाणी है कि इस सदी में 150 साल तक भी लोगों के जीने की संभावना है। दरअसल बात हो रही थी 150 साल तक जिंदा रहने की, जो कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। हुआ यूं कि जिनपिंग पुतिन से कह रहे थे कि आज तो ऐसा जमाना आ गया है कि 70 साल की उम्र वाले भी बच्चे होते हैं।
पहले कोई 70 साल तक जीता था तो उसे चमत्कार मान लिया जाता था। इसके बाद पुतिन ने कहा कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से ऑर्गन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं, ऐसे में आगे चलकर अमर होने का रास्ता भी खुल सकता है। ध्यान दीजिए, पुतिन ने अमरता शब्द का जिक्र किया। फिर जिनपिंग ने कहा कि लोगों की तो 150 साल तक जीने की भविष्यवाणी हो चुकी है, यानी बात 80-100 नहीं 150 साल तक जीने की हो रही थी। वैसे तो यह बात दुनिया के सामने नहीं आती, दुनिया को इन नेताओं की ख्वाहिश का पता नहीं चल पाता अगर ये क्लिप सामने नहीं आई होती। जरा फिर सुनिए। आजकल 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। पहले लोग शायद ही कभी 70 साल तक जीवित रहते थे, लेकिन इन दिनों 70 साल की उम्र में भी आप बच्चे ही हैं। बायोटेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानव अंगों को लगातार ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। आप जितना ज्यादा दिन जिंदा रहेंगे उतने ज्यादा दिन युवा रहेंगे, यहाँ तक कि अमरता भी प्राप्त कर सकते हैं। भविष्यवाणी है कि इस सदी में 150 साल तक भी लोगों के जीने की संभावना है। अब चाहे ये बात हल्के फुल्के अंदाज में कही गई हो या फिर किसी और नोट पर, लेकिन इन बातों के पीछे का सच तो कुछ और ही दिखाई पड़ता है। सच्चाई तो यह है कि शी जिनपिंग की ओर से किया गया 150 सालों तक इंसान के जिंदा रहने का दावा हवाई नहीं है, बल्कि चीन में इसके लिए बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी शुरू हो चुका है। चीन के एक लैब में ह्यूमन सेल लीनिएज नाम से एक स्पेशल प्रोजेक्ट चल रहा है। रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसमें इंसानों के सेल्स के डेवलपमेंट की मैपिंग हो रही है। लैब में एक ऐसा एआई मॉडल तैयार हो रहा है जिसके जरिए बीमार होने से पहले ही सेल्स को रिप्लेस किया जा सकेगा, और अगर यह मुमकिन हो पाया तो इंसान बीमार नहीं पड़ेगा और उसकी उम्र भी लंबी होती जाएगी। कहा तो यह भी जा रहा है कि चीन के वैज्ञानिकों ने उम्र बढ़ाने वाले एक खास जीन की पहचान भी कर ली है, और इस जीन का नाम OSER1 है, जो लोगों के लाइफ स्पैन को रेगुलेट करता है। दावा है कि इस जीन में बदलाव करके मक्खियों और रेशम के कीड़ों की उम्र बढ़ गई, और अब यही प्रयोग इंसानों पर भी करने की कोशिश हो रही है। ये सारी बातें मीडिया रिपोर्ट्स में कही जा रही हैं, और यही वो वजह है जिसके चलते जिनपिंग ने कहा कि लोगों की उम्र 150 साल तक हो सकती है। 3 राष्ट्राध्यक्षों के साथ, अपने देश के 3 राष्ट्रपति के साथ काम किया है, और उस दौरान 20 राष्ट्राध्यक्षों के विजिट्स हुए हैं जो राष्ट्रपति भवन में ठहरे हैं। तो मैंने उनमें जो एक कॉमन डिनोमिनेटर देखा है वो ये देखा है कि इन लोगों में स्वस्थ रहने की कामना और लॉन्गिविटी की कामना और हेल्दी रहने की कामना, लॉन्ग लाइफ की कामना बहुत ज्यादा होती है। वैसे तो लंबी उम्र जीने का ख्वाब देखना चीन और उत्तर कोरिया के लिए कोई नई बात नहीं। दुनिया में पहले कई तानाशाह ऐसी ख्वाहिशें रखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि कोई भी बच नहीं पाया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तानाशाहों में सबसे ऊपर नाम है चीन के पहले सम्राट किंग शी हुआंग का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अमरता का अमृत खोजने में निकाल दी। कई बार अपने सैनिकों और विद्वानों को काल्पनिक द्वीपों पर भेजा ताकि वहां से कोई चमत्कारी औषधि मिल सके, लेकिन जिन गोलियों को हुआंग ने अमृत समझकर खाया उनमें मरकरी होता था, जो उनकी मौत की वजह बना, और हुआंग सिर्फ 49 साल की उम्र तक ही जी सके। अमरता की खोज वाले दूसरे लीडर का नाम उत्तर कोरिया के संस्थापक नेता किम इल सुंग का है, जिन्होंने 100 साल तक जिंदा रहने के लिए डॉक्टरों को हुक्म दिया। इसके लिए तरह तरह के डरावने इलाज आजमाए। डॉक्टरों को लगता था कि हंसी से सेहत अच्छी रहती है। शायद इसी वजह से सुंग ज्यादातर तस्वीरों में मुस्कुराते नजर आते थे। जैसे कुछ बीमारियां, डाउन सिंड्रोम उसका एक ज्वलंत एग्जाम्पल है, उसके जीन, हाइपरटेंशन में भी ये थेरेपी यूज की जाती है। तो ये जीन इंजीनियरिंग होती है कि हमने जीन्स का जो स्ट्रक्चर है, डीएनए, उसको टेलर के पास जैसे हम अपनी पैंट ले जाते हैं, भैया इसके 2 इंच पैंचा छोटा कर दो तब हमारे साइज की आ जाएगी। तो इसी तरह से ये क्रिस्पर टेक्निक है। क्रिस्पर टेक्निक के जरिए जेनेटिक रिपेयर, उसको मैं कह सकता हूं आपको समझाने के लिए, श्रोताओं को, दर्शकों को समझाने के लिए, कि हम क्रोमोसोम्स के अंदर जेनेटिक रिपेयर कर सकते हैं, और उसके साथ साथ हम डिजीजेस को टेलर मेड तरीके से रिपेयर कर सकते हैं ह्यूमन बॉडी के क्रोमोसोम्स को। तो ये पॉसिबल है। अब सवाल है कि अगर उस दौर में लंबा जीना संभव नहीं हो पाया, तो आज के दौर में क्या वो संभव है जिसकी बात पुतिन और जिनपिंग कर रहे हैं? क्या इन नेताओं की 150 साल तक जिंदा रहने की ख्वाहिश पूरी हो पाएगी? और आखिर इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर क्यों ये दोनों नेता 150 साल तक जिंदा रहना चाहते हैं? हो सकता है इसके पीछे की एक वजह लंबे समय तक शासन करना भी हो।
क्योंकि दोनों ही नेता 70 साल के ऊपर हैं और दोनों में से ही किसी ने भी अभी तक अपने उत्तराधिकारी का ऐलान नहीं किया है। जिनपिंग ने तो राष्ट्रपति पद की सीमा समाप्त कर दी है और पुतिन ने अपने शासन को लंबा करने के लिए रूसी कानून में फेरबदल तक कर दिया। वो एक शेर था ना कि मुझे मालूम है कि ये ख्वाब झूठे हैं, ख्वाहिशें अधूरी हैं, मगर जिंदा रहने के लिए कुछ गलतफहमियां भी जरूरी है। वही गलतफहमी है। लेकिन चलिए ठीक, चीन भले ही अमरता की बात करे, वो ये कह रहा हो कि अब भारत से कारोबार करने का सही समय है, यही समय है, लेकिन ये भी सही है कि बॉर्डर पर हमें और आपको भी सजग रहने की जरूरत है, क्योंकि एकदम से चीन पर भरोसा करना ठीक नहीं। चीन हमेशा धोखा देता है, इसीलिए भारत को अपना सिस्टम और सिक्योरिटी चेक करना, दुरुस्त करना पड़ेगा और उसके लिए नए नए हथियार, नए नए इनोवेशन की जरूरत होगी। इसी क्रम में भारत के जंग बहादुर की करनी है। वो समय आ गया जब भारत का स्वदेशी जोरावर लाइट टैंक दुश्मनों के छक्के छुड़ाने को तैयार है। वो लद्दाख की ठंड से लेकर रेगिस्तान की गर्मी तक दुश्मनों के छक्के छुड़ाएगा। और सबसे खास बात यह है कि लाइट वेट, इस वजह से इसे पहाड़ों पर आसानी से तैनात किया सकता है, जिससे भारतीय सेना जो है अब और ज्यादा मजबूत है। दुश्मनों को पटखनी देने की पूरी तैयारी। जंग के मैदान में दिखेगा जोरावर का जोर। पहाड़ी से लेकर पानी तक साबित होगा गेम चेंजर। जोरावर नाम सुनकर उस डोगरा साम्राज्य के महान सेनापति का नाम दिमाग में आता है, जिन्होंने लद्दाख, तिब्बत और गिलगित बाल्टिस्तान को भी जीता था। लेकिन अब एक बार फिर टैंक की शक्ल में जोरावर लौट आया है, जिससे न केवल दुश्मनों की नींद उड़ जाएगी, बल्कि उनको मुंहतोड़ जवाब भी दिया जा सकेगा। दरअसल साल 2020 में भारतीय सेना ने पूर्वी लद्दाख में अपने भारी भरकम टैंकों को भेजकर चीन को न सिर्फ चौंका दिया था, बल्कि उसके सारे प्लान पर पानी फेर दिया था। पैंगोंग के दक्षिणी छोर पर चीन के टैंकों के सामने जब भारतीय T-72 और T-90 ने मोर्चा संभाला, तो चीन को उल्टे पैर अपने टैंकों को वापस ले जाना पड़ा। लेकिन इस हाई एल्टीट्यूड एरिया में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए भारत ने प्लान बनाया, जिसका नाम था प्रोजेक्ट जोरावर। किसी भी टैंक की ताकत निर्भर करती है उसकी फायर पावर और मोबिलिटी प्रोटेक्शन पर, और जोरावर को इसी हिसाब से डिजाइन किया गया है। ये स्वदेशी टैंक किसी भी टेरेन में फर्स्ट राउंड हिट होगा, जिसका मतलब है कि एक राउंड में दुश्मन के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को सटीक निशाना बनाएगा। हल्का होने की वजह से इसे रोड, रेल के साथ साथ हेलीकॉप्टर के जरिए भी आसानी से मूव किया जा सकता है, जो इसको सबसे खास बनाता है। जोरावर टैंक को खास तौर पर लद्दाख जैसे ऊंचे और दुर्गम इलाकों के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें 105 mm की शक्तिशाली तोप, मशीन गन और एंटी टैंक मिसाइलें लगी हैं। ऑटोमेटिक लोडर लगा है, यानी गोले अपने आप लोड होंगे। ये ड्रोन से भी जुड़ सकता है, जिससे दुश्मन की हर गतिविधि पर नजर रखी जा सकेगी। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम के साथ हाई डिग्री ऑफ सिचुएशनल अवेयरनेस जैसी तकनीकें भी हैं। जोरावर में 760 हॉर्स पावर का कमिंस इंजन लगा हुआ है, जिससे ये -10 डिग्री से लेकर 42 डिग्री की चढ़ान या ढलान पर चल सकता है। असल में चीन ने हिमालय रीजन में 500 हल्के टैंक तैनात कर रखे हैं और इन्हीं टैंकों का हौसला तोड़ने के लिए अब जोरावर तैयार है, जिससे न केवल भारतीय सैनिक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल चला सकते हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर मशीन गन भी, और चीन के टाइप 15 टैंकों की धज्जियां भी उड़ा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। आपने शोले पिक्चर जरूर देखी होगी। शोले में एक बड़ा मशहूर डायलॉग था कि जब दूर गांव में बच्चा कहीं रोता है तो मां कहती है सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। याद है? आज भी यही हो रहा है। दिल्ली से केवल 102 किलोमीटर की दूरी पर मेरठ है, जहां पर लोग आजकल ये कह रहे हैं कि सो जाओ जल्दी वरना अदृश्य लुटेरे आ जाएंगे। दरअसल मेरठ में गांव है भराला। 30 सितंबर से यह गांव ऐसे लुटेरों से डर रहा है जिन्हें गांव की महिलाओं के अलावा किसी ने नहीं देखा। इस गांव से अदृश्य लुटेरों की गूंज उठी तो 25 किलोमीटर एरिया तक मानो दहशत फैल गई। दहशत यहां पर न्यूड गैंग की थी। ये गैंग दारौला में अब तक 4 वारदात को अंजाम दे चुका है और जो महिलाएं टारगेट बनी उनका दावा है कि ये गैंग जो है ये अचानक हमला करता है, महिलाओं को खेत में खींचता है,
चारों महिलाएं बच गई। मामला पहले दब गया, लेकिन पुलिस तक जब पहुंचा तो छावनी में गांव तब्दील हो गया। गांव में इस गैंग ने पहली वारदात 30 सितंबर को की थी। अब पुलिस उस गैंग के लोगों को ढूंढ रही है जो ये वारदात को अंजाम दे रहे हैं और फिल्मी स्टाइल में गायब हो जा रहे हैं, मानो मिस्टर इंडिया बनने का शौक चढ़ा हो। हालांकि वो पिक्चर थी, वो भूल गए कि रियल लाइफ में अंतर होता है और इसी अंतर को समझाने के लिए पुलिस खोज रही है। क्या है पूरी खबर, जरा समझिए इस रिपोर्ट में। डर तो युवा है कि भाई हाँ कहीं कोई लोंडी लारी को ना पकड़ ले। गांव की गलियों में गजब का सन्नाटा पसरा है। घरों पर ताले लटके हैं। घरों की छतें महिलाओं की पनाहगाह बन चुकी है। चेहरों पर खौफ चस्पा है। हवाओं का शोर तक फिजाओं में सिहरन भर रहा है। लाठी डंडों से लैस पूरा गांव पहरेदार बन चुका है। पुलिस ड्रोन से कॉम्बिंग कर रही है। बारीक से बारीक मूवमेंट मॉनिटर की जा रही है। लेकिन क्यों? मेरठ के आसमान पर ड्रोन क्यों उड़ रहे हैं? यहाँ पे जो है ये चौथी घटना है और जो है लेडीज यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। मेरठ के 25 किलोमीटर दायरे में ये कैसी दहशत फैली है? माहौल जो है दहशत का। मेरठ में खेत वाले अदृश्य खौफ का सच क्या है? ऑपरेशन एन गैंग, एनडीटीवी की बड़ी पड़ताल। महिलाओं में जो है दहशत है जी, सिर्फ वो लेडीजों पे हमला कर रहा है। इसी में जो है बच्चों को दहशत है। इस डर के आगे क्या है? वो कौन है? कहां से आते हैं? दहशत फैलाकर कहां गायब हो जाते हैं? वो कौन है जिनके नाम से मेरठ का जर्रा जर्रा खौफ खा रहा है? दहशत के इसी दरवाजे को तोड़कर सच की तह तक पहुंचना जरूरी था। लिहाजा एनडीटीवी रिपोर्टर सनुज शर्मा ने इसी डर के पीछे छिपी वजह की पड़ताल शुरू की। दिल्ली से 102 किलोमीटर दूर मेरठ के दौराला का भराला गांव। मेरठ में खेतों से निकलने वाले खौफ का सच क्या है? क्यों 25 किलोमीटर का इलाका खौफ के साए में है? आज उसी की तह तक हम जाएंगे। तारीख 30 अगस्त शनिवार का रोज था। गांव की एक महिला ड्यूटी पर जा रही थी। तभी भराला की इसी लोकेशन पर कुछ लोगों ने उसे खेतों की तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन किस्मत से उसकी जान बच गई। मामला तब किया, एन गैंग के हौसले और बुलंद हो गए और फिर जो हुआ उसने इस पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। यहाँ पे जो है ये चौथी घटना है और जो है लेडीज यहाँ पे निकलते हुए जो है घबराती है। हमारे साथ रात को कोई मेहमान वगैरह आवे तो वो नहीं आ सकता यहाँ से बिल्कुल भी। रात में 12 बजे आया था सूरजगढ़ से, तो मुझे दूसरे रास्ते से आना पड़ा टोल से। आज क्या वारदात हुई? आज जो है लड़की के साथ जो है खींचातानी हुई, उसके साथ झपटा हुई और उसका चोट भी मार रखी। क्या बताया लड़की ने? लोगों को क्या पता चला है? कह रहे कि क्या नाम जी वे नंगे अवस्था में थे और जो है खींचने की व्यवस्था कर रहे थे। बढ़ती घटनाओं के साथ भरोला गांव में दहशत बढ़ने लगी। डर का फन कुचलने की तैयारियां हुई। गन्ने के जिन खेतों से खौफ का ताल्लुक जुड़ा, वहां इन्वेस्टिगेशन टीम के कदम बेसाख्ता बढ़ने लगे। गहन छानबीन हुई, चप्पे चप्पे को खंगाला गया, लेकिन एन गैंग का कोई सुराग नहीं मिला। गांव वालों के पास इस डर की एक वजह है। हमें बताया गया कि लोक लज्जा में पहले कई मामले दब गए, लेकिन 30 अगस्त के बाद गांव की ही 3 और महिलाओं का उस खौफ से सामना हुआ जिसे हमने एन गैंग का नाम दिया। हमने उस पीड़ित महिला को भी खोजने की कोशिश की जिसने सबसे पहले इस गैंग के होने के दावे किए थे। महिला कैमरे पर नहीं आई, खुद गांव के प्रधान सामने आए और उन्होंने जो कुछ कहा, जो कुछ बताया, उससे इस डर की वजह काफी हद तक क्लियर हो गई। चौथी घटना है आज की जो है, इससे पहले 3 हो गई थी। एक घटना जो शुरू में हुई थी उसको लोगों ने जो है थोड़ा सीरियस नहीं लिया था, लेकिन आज जो है बिल्कुल इंतहा होगी। 2 लोग थे, नंगे थे, जो लेडीज बता रही वो सुबह अपना ड्यूटी पे जा रही थी तो उसको रास्ते में ही जितेंद्र सिंह सोनो भोपाल सिंह का खेत है, उसने उसे खेत में वो अंदर खींच रहे। तुरंत ही पुलिस को सूचना दी, लोगों को सूचना दी। माहौल जो है दहशत का। इस रास्ते पे जो है सिर्फ वो लेडीजों पे हमला कर रहा है और ये रास्ता चलता कम है। स्कूल से भी
लोग भगे बच्चे, तो यहाँ कुछ भी हादसा होने का खतरा तो है ही। महिला की शिकायत पर पुलिस एक्टिव है। गांव के चप्पे चप्पे पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए हैं, खासकर उस स्पॉट पर जहां बार बार इस गैंग को देखे जाने के दावे किए गए। तकनीक के पहरे के साथ साथ पुलिस गांव के एंट्री पॉइंट से लेकर वारदात वाली जगह की निगरानी कर रही है। सादी वर्दी में पुलिस वाले तैनात हो चुके हैं। अब सवाल है कि पुलिस की पड़ताल में आखिर क्या निकला। एहतियात कर तौर पर हमने वहां पर COLIU के नेतृत्व में 5 सादे वस्त्रों में महिला व पुलिसकर्मियों की टीमें तैनात की हैं, जो निरंतर उस एरिया का निगरानी कर रही हैं और साथ ही में गांव वालों से बात कर ऐसे घटना या संदिग्ध व्यक्ति की तलाश भी की जा रही है। पुलिस की टीमें शिद्दत से इस गैंग को ढूंढ रही हैं, वही गैंग जिसे अभी तक भरोला गांव में ही देखे जाने के दावे किए जाते रहे हैं। भराला गांव में मोर्चा पुलिस ने संभाल रखा है, लोगों का भरोसा भी जगा है। हालांकि अभी तक ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि महिलाओं को टारगेट करने वाला ये गैंग आखिर है कौन, क्योंकि महिलाओं के सिवा इस गैंग के सदस्यों को किसी ने नहीं देखा। पुलिस दावा जरूर कर रही है कि यदि ऐसा कोई गैंग है तो जल्द सलाखों के पीछे होगा। सनुज शर्मा, NDTV इंडिया, मेरठ। अब देखिए, अपने आप में बड़ी कहानी है कि केवल महिलाओं को टारगेट किया इस गैंग ने। वैसे गैंग जो है वो सिर्फ इंसानों का नहीं होता है। अगर कुदरत साजिश कर दे तो फिर बादल और नदियां जो हैं वो भी तबाही मचा देती हैं। और इस बार भारत में पहाड़ से लेकर जमीन पर यही हो रहा है। सच कहें तो कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन सुबह उठकर अखबार पढ़े या न्यूज सुने तो तबाही की तस्वीरें दिखाई या सुनाई नहीं पड़ती, और ये लगातार आदत बन गई, न्यू नॉर्मल हो गया। आज आपको 30 दिन पहले की तस्वीरें याद कराएंगे। 5 अगस्त को उत्तरकाशी के धराली में एक तबाही आई थी, कई लोग मलबे के नीचे दब गए थे। आज 5 सितंबर है। इस त्रासदी को आज 1 महीना हो गया है, लेकिन अब उत्तरकाशी से एक और खतरनाक वीडियो सामने आया। यह बताया जा रहा है कि धराली के पास एक और झील तैयार हो रही है, मलबा इकट्ठा हो रहा है। सवाल यह है कि भगवान इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं? हिमालय इतना निर्दयी क्यों हो रहा है? हिमालय में ऐसा क्या है कि ग्लेशियर पिघलने लगा है? और आज कचहरी में स्पेशी में इस खबर में यही समझने की कोशिश करते हैं। क्या हिमालय से एक और आपदा आने वाली है? क्या हिमालय में एक और झील तैयार हो चुकी है? क्या इस बार हर्षिल के ऊपर खतरा मंडरा रहा है? क्या हर्षिल के 8 गांव पर झील टूटने का खतरा है? 42 सेकंड के इस वीडियो का एक फ्रेम देखना जरूरी है, क्योंकि इसी वीडियो में तबाही का एक नया सिग्नल छिपा हो सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त खूब वायरल है, कई लोगों के फोन में सर्कुलेट हो रहा है। वीडियो को लेकर क्या कहा जा रहा है, ये भी जानना चाहिए। कहा जा रहा है कि ये धराली से ठीक पहले आर्मी हर्षिल कैंप की तस्वीरें हैं। वीडियो में दिख रहा है कि तेलगाड़ में ऊपर से मलबा आया और ऊंचाई पर ही रुक गया। माना जा रहा है कि ऊपर पहाड़ी से मलबा तेलगाड़ में गिरने से फिलहाल पानी का प्रभाव रुक गया है और इससे एक और झील आर्मी कैंप पर बनने के संकेत मिल रहे हैं। सवाल है कि अगर एक और झील बन गई तो क्या होगा? क्या इससे भविष्य में बड़ा खतरा पैदा हो सकता है? वैसे धराली की 5 अगस्त की ये तस्वीरें आप भूले नहीं होंगी। पूरे 30 दिन हो गए विनाश के इस मलबे को। ये मलबा लोगों के दिलों में अब भी सिहरन पैदा कर देता है। इस वक्त भी धराली में मलबे का राज है, जो लापता है, लापता ही रहेगा। बताया जा रहा है कि 65 लोग अब भी लापता हैं। इन्हें ढूंढने वाला ऑपरेशन भी बंद बताया जा रहा है। पूरा इलाका अब भी 25 से 30 फीट मलबे में दफन है। यहाँ रहने वाले 200 परिवार दूसरे शहरों में शरण लिए हुए हैं। 20 परिवार धराली में हैं और टेंट में रात गुजारते हैं। अब सवाल एक और है कि आखिर हिमालय में तबाही वाला सिस्टम बार बार अलर्ट मोड पर क्यों आता है? ये समझने के लिए आपको केदार घाटी का ये वीडियो देखना चाहिए। ये वीडियो भी सुपर वायरल है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ मंदिर के पीछे की पहाड़ी पर ग्लेशियर टूटने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं और ये वीडियो भी उसी में से एक बताया जा रहा है। अब इसी से सवाल उठता है कि आखिर ग्लेशियर क्यों टूट रहे हैं? हिमालय में आखिर हुआ क्या है? इससे लेकर कुछ रिसर्च रिपोर्ट सामने आई है। बताया जा रहा है कि मध्य हिमालय में मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का घनत्व बढ़ गया है। इसकी वजह से हिमालय में गर्मी तेजी से बढ़ी और इसी के चलते ग्लेशियर पिघला। मानवीय गतिविधियों ने गैसों की मौजूदगी बढ़ाई है, जो आगे के लिए चेतावनी है।
तो क्या ये मान लिया जाए कि जो मलबा हर्षिल के ऊपर इकट्ठा हुआ है वो बड़े खतरे का कारण बन सकता है? क्योंकि अगर वहां गैसों का जमाव ज्यादा होने लगेगा तो फिर गर्मी बढ़ेगी और गर्मी के चलते मलबा नीचे की तरफ आ सकता है। यानी सावधान रहने की जरूरत तो है।